सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज हम इंटरनेशनल लॉ की सीरीज़ में बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट केस की, जिसका नाम है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस 1969। ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, टॉपिक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसे देख सकते हैं एंड आई होप आपको वो पसंद आएगी। ठीक है, आज हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इस केस में क्या हुआ था, क्या इससे कंक्लूजन निकला, कैसे कैसे ये केस चला। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एंड चलते हैं इसकी पहली स्लाइड पे। इस केस का नाम है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। ठीक है, सबसे पहले तो आप नाम समझिए, नाम क्या है, नॉर्थ सी। इसका मतलब नॉर्थ सी की बात है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेके कुछ ना कुछ पंगा तो है, तभी केस हुआ है। ठीक है, 1969 का ये केस है। ओके, दिस इज क्लियर। अब समझते हैं, देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है। पहले एक बार इसका ओवरव्यू समझ लीजिए। 3 कंट्रीज है इसमें बेसिकली, जर्मनी, डेनमार्क एंड नीदरलैंड। ठीक है, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, जिसमें से डेनमार्क और नीदरलैंड एक ही साइड है क्योंकि वो दोनों एक ही प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे केस में। ठीक है, और दूसरी साइड कौन सा हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है, इसके बाद इनका इशू है मैरीटाइम बाउंड्रीज को लेकर। जो देखो मैंने एक ना केस लॉ पूरा एक मैंने टॉपिक बनाया हुआ है, यूएन क्लॉज, लॉ ऑफ सीज के ऊपर। आप उसे देख सकते हैं, पहले या बाद में आप डिसाइड कर लीजिए। उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि समुद्र का कानून क्या है, कैसे कैसे हम बाउंड्रीज़ को बांटते हैं, कैसे हम किस चीज़ पर हमने एग्री किया हुआ है, क्या लॉ है क्या नहीं है, सब चीज़ें उसमें कवर है। ठीक है, अब उसमें मैंने ये बताया था कि बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब अगर एक समुद्र शुरू हो रहा है, मान लीजिए इंडिया की बाउंड्री है, वो वहाँ से शुरू हो रहा है समुद्र। ठीक है, अब वहीं से बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ का कानून नहीं लगेगा। हमें कुछ एक बफर जोन दिया जाता है हर एक कंट्री को कि आपके पास समुद्र है, ठीक है, आप 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका ही एरिया आप इसे ट्रीट कीजिए जैसे आप अपने लैंड एरिया को ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स में अलग रूल्स लगते हैं। 200 नॉटिकल माइल्स तक अलग रूल्स हैं, उसे हम EEZ बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद हाई सीज शुरू होता है। तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने पूरा उस वीडियो में कवर किया अच्छे से, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब इस केस की बात करें तो देखो यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं। ठीक है, अब इनके कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर पंगा है, इशू है। अब ये इशू क्यों है, देखिए इशू तभी होता है, कोई भी बंजर ज़मीन या फिर कुछ भी यूजलेस चीज़ के बारे में लड़ाई नहीं करता है। हमेशा लड़ाई तब ही होती है जब जिस चीज़ के ऊपर लड़ाई हो रही है उसकी कुछ वैल्यू हो। अब यहाँ पे जो एरिया है ऑयल एंड गैस का रिजर्व है, भंडार है यहाँ पे, इसीलिए ये तीनों कंट्रीज आई हैं लड़ाई में, क्योंकि हमें चाहिए, तो उस चक्कर में उस एरिया को लेकर लड़ाई है। ठीक है, ऑल पार्टीज व सिग्नेटरीज। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो तीनों पार्टीज हैं ये 1958 जनीवा कन्वेंशन की सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और उस कन्वेंशन में क्या लिखा है वो हम आगे समझेंगे, पर यहाँ पे समझिए कि तीनों ने ही उसे सिग्नेचर किए हुए हैं, तीनों ने उस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया है। बट कैच क्या है, जर्मनी ने उसे रेटिफाई नहीं किया। अब अगर आपको साइन और रेटिफिकेशन में मतलब नहीं पता है तो मैंने प्रीवियस बहुत सारी इंटरनेशनल लॉ की वीडियोस में बताया हुआ है, और अगर आपको इन दोनों का मीनिंग पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि बाकी सारे लोगों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, अब अभी के लिए इस स्लाइड से हमने ये समझा कि 3 कंट्रीज़ है भाई, इनका पंगा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब पंगा क्या है, फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, इन तीनों का पंगा होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेके। देखिए होता क्या है ना, अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में समुद्र बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर कोई इशू ही नहीं है। जो भी इंटरनेशनल लॉ में बताया, लॉ ऑफ सीज में, उस हिसाब से आप बांट सकते हैं। लेकिन इशू तब आता है जब जो बीच का समुद्र का एरिया है वो एक लिमिटेड हो। अब दोनों ही अगर 200 नॉटिकल माइल्स तक लेना चाहें, मान लीजिए उनके बीच का जो समुद्र है वो सिर्फ 300 नॉटिकल माइल्स है, अब दोनों को 200-200 क्लेम करना है तो नहीं हो पाएगा ना, एक सामने आके ओवरलैप हो जाएंगे समुद्र, तो वहीं पे पंगा शुरू होगा। अगर वो एरिया क्या है, बहुत एनरिच एरिया है, वहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के रिजर्व हैं तो। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इन तीनों के बीच में भी ऐसी ही कहानी है। अब एक एक चीज़ पढ़ के चलेंगे और ताकि कुछ छूट ना जाए। ठीक है, बोथ डेनमार्क एंड नीदरलैंड्स रिलाइड ऑन अ मल्टीलेटरल ट्रीटी विच प्रोवाइडेड फॉर डीलिमिटेशन बाय इक्वी डिस्टेंस मेथड। इस बात को आप नोट कर लो, हाईलाइट कर लो। इक्वी डिस्टेंस मेथड से इन्होंने अपने एक्सेप्ट किया था कि भाई हम इक्वी डिस्टेंस मेथड से अपनाएंगे। इनके बीच में एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी। ठीक है, अब इक्वी डिस्टेंस मेथड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं, दोनों के लैंड एरिया जहाँ पर बिल्कुल बाहर वाला लैंड एरिया दोनों के निकल रहे हैं, वहाँ से हम समुद्र को नापेंगे। मान लीजिए वहाँ से निकला, बीच का समुद्र निकला 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है,
अब वो क्या करेंगे, दोनों कंट्रीज इक्वी डिस्टेंस मेथड लगा के बीच में एक लाइन खींचेंगे और 100 और 100 नॉटिकल माइल्स बांट लेंगे। एज सिंपल एज दैट, मतलब इक्वली आप बीच के समुद्र को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन वो समुद्र की काउंटिंग कहाँ से होगी, दोनों का जो एक्सटर्नल वाला लैंड एरिया होगा वहाँ से। मान लीजिए किसी की इंडेंटेड लाइन है, मतलब अगर जिगजैग लाइन है, जिगजैग, तो जिगजैग में भी जो सबसे बाहर का पोर्शन होगा वहाँ से काउंट होगा और दूसरे वाले का भी जो बाहर का पोर्शन होगा वहाँ से काउंट होगा। बीच के समुद्र को इक्वली बांट दिया जाएगा इक्वी डिस्टेंस मेथड में, ठीक है। अब तीनों ने ही साइन किए हुए हैं इस ट्रीटी पे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया जर्मनी ने क्या किया है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रेटिफिकेशन में नहीं लाया है, ठीक है। द ट्रीटी परमिटेड द सिग्नेटरी स्टेट्स टू रिजर्व देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इक्वी डिस्टेंस मेथड, ठीक है। Germany had signed the treaty but had not ratified it. Moreover, it had reserved its position with respect to delimitation which might adversely affect its own continental shelf. होता क्या है, अब ये पंगा क्यों होता है, देखिए जो डेनमार्क और नीदरलैंड एक ही साइड है, जर्मनी अलग साइड है, ठीक है। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं डेनमार्क और नीदरलैंड, इनमें से भी मेनली जो डेनमार्क है उसकी जो बाउंड्री है वो काफ़ी जिगजैग है, जैसे मैंने आपको बताया जिगजैग है, तो उसकी काउंटिंग हो रही है बिल्कुल बाहर वाले एरिया से। और जर्मनी की जो बाउंड्री है वो है बिल्कुल लगभग फ्लैट ही है, ठीक है, ज़्यादा फ्लैट नहीं है, लेकिन जितनी उसकी इंडेंटेड है उतनी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कर्वी नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, इससे होता क्या है, जो बाहर के लैंड एरिया से हम काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो पर जो अंदर का एरिया हो गया वो तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना डेनमार्क को। इसीलिए जर्मनी का इशू था कि भाई हमें इक्वी डिस्टेंस मेथड नहीं चाहिए। इस तरीके से क्या होता है कि डेनमार्क को ज़्यादा एरिया मिल रहा है, तो आप बिल्कुल पीछे से नापिए ना, जहाँ से आपकी लैंड बॉर्डर शुरू है थोड़ा सा आप बफर ले लीजिए, लेकिन आप वहाँ से नापना शुरू कीजिए ताकि हमें भी अपना पोर्शन मिल पाए, या फिर हमें भी ऐसा नापिए कि दोनों के बीच में जस्टिस हो पाए। ऐसा नहीं है कि इंडेंटेड के चक्कर से डेनमार्क को ज़्यादा समुद्र का एरिया मिल रहा है और जर्मनी को लॉस हो रहा है, ठीक है। इन दोनों का कहना ये था। अब जर्मनी ने जो ये ट्रीटी थी उसको साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें हुआ क्या। बोथ डेनमार्क एंड नीदरलैंड कंटेंडेड दैट द इक्वी डिस्टेंस स्पेशल सर्कमस्टांसेस रूल इज नॉट ओनली अ कन्वेंशनल प्रोविजन। ये कहते हैं देखो आपने ट्रीटी साइन करी नहीं करी, रेटिफाई करी नहीं करी, ये जो इक्वी डिस्टेंस मेथड है ना, ये कोई कन्वेंशनल प्रोविजन नहीं है, बट हैज इमर्ज इनटू अ कस्टम। ये इतना पुराना है कि हम इसको कस्टम बना चुके हैं, ये हमारे बीच का कस्टम ही है, सारे देशों के बीच का, क्योंकि समुद्र को इक्वली बांट लो, यही हमारा कस्टम है। इसीलिए ये कस्टम होने के नाते, क्योंकि कस्टम भी एक लॉ होता है। अगर आपने मेरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ की वीडियो देखी है, उसमें मैंने बताया है कि इंटरनेशनल लॉ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कस्टम। तो कस्टम अगर है तो जर्मनी के ऊपर बाइंड हो जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि ये कस्टम है, इसलिए हैंस बाइंडिंग ऑन जर्मनी, ठीक है। अब जर्मनी क्या कहता है, देखो जर्मनी कहता है while denying the obligatory character of the provisions contended that the correct rule to be applied in such cases is one according to which each state's concern should have a just and equitable share होना चाहिए। जस्ट एंड इक्विटेबल जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं, इक्वी डिस्टेंस मैटर नहीं करता, जस्ट एंड इक्विटेबल शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी बाउंड्री काफ़ी इंडेंटेड है, काफ़ी जिगजैग है और आपको पीछे का पोर्शन फ्री में ही मिल रहा है एक तरीके से, क्योंकि आप सबसे एक्सटर्नल लैंड एरिया से हम काउंट कर रहे हैं इक्वी डिस्टेंस मेथड पे, इसीलिए हम इसको नहीं मानते। एंड अकॉर्डिंग टू विच ईच ऑफ द स्टेट कंसर्न शुड हैव अ जस्ट एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ द अवेलेबल कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ इट्स कोस्ट लाइन। जिसकी जितनी बड़ी कोस्ट लाइन है उसको उतना ज़्यादा एरिया मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जर्मनी का कहना था, ठीक है। अब दोनों की बातें हमने सुन ली है, अभी तो ये केस जाएगा कोर्ट में, वहाँ से क्या डिसाइड होता है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो अब लीगल इशू क्या था इनके बीच में, 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये केस सिर्फ सुनने में इंटरेस्टिंग नहीं है, आपको कई सामने इसे यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी इंटरनेशनल लॉ की मैंने जहाँ तक देखा है कि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और अच्छे से नहीं है, ताकि इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि अच्छे से मतलब सबको समझ में आ सके। हमें लगता है लॉ जब हम कर रहे होते हैं हमें लगता है यार कितना हार्ड सब्जेक्ट है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन ये सच में बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है अगर किसी ने अच्छे से आपको समझा दिए तो अगर आपको ये समझाने की कोशिश अच्छी लगी तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे अगर आपको पसंद आएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है।
तो लीगल इशू इनके बीच में 2 पॉइंट्स में है। सबसे पहला, डेनमार्क एंड नीदरलैंड वांटेड टू अप्लाई आर्टिकल 6 ऑफ 1958 कन्वेंशन, जो कहता है इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल। डेनमार्क और नीदरलैंड चाहते थे कि ये वाला जो आर्टिकल 6 है ये अप्लाई हो जाए, ठीक है। जर्मनी आर्ग्यू करता है फॉर इक्विटेबल प्रिंसिपल, वो कहता है इक्वी डिस्टेंस नहीं, इक्विटेबल, जस्ट एन इक्विटेबल चाहिए हमें, सेइंग द इक्वी डिस्टेंस मेथड अनफेयरली डिसएडवांटेज इट्स कोस्ट लाइन। तो दोनों का यही लीगल इशू है, ये आप समझ गए, ठीक है। आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे अगर एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से जो मैंने स्लाइड्स बनाई है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ काम की है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों के लीगल इशू हमें पता चल चुके हैं। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या करी इन्होंने कोर्ट में जाके। डेनमार्क और नीदरलैंड कहते हैं क्लेम द इक्वी डिस्टेंस रूल वॉज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, जर्मनी मस्ट फॉलो इट इवन विदाउट रेटिफाइंग द कन्वेंशन। कोई बात नहीं, आपने कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया, लेकिन आपने सिग्नेचर तो किया है ना। अब सिग्नेचर करते ही, और वैसे भी ये जो हमारा रूल है ये कस्टम है, तो आप इसमें बाइंड हो जाते हैं, कस्टम आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपने सिग्नेचर तो करे ही है, ठीक है। जर्मनी अपोज करता है इक्वी डिस्टेंस को एज अनफेयर ड्यू टू इट्स कॉनकेव कोस्ट लाइन थी उसकी, वांटेड अ मोर इक्विटेबल डिवीजन नॉट अ ज्योमेट्रिकल इक्वल वन। ज्योमेट्रिकली इक्वल नहीं चाहिए, इक्विटेबल चाहिए, ठीक है। जर्मनी को क्या चाहिए, इक्विटेबल, उन दोनों को चाहिए इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल। ये दोनों के आर्ग्यूमेंट्स थे कोर्ट में। अब आईसीजे की जजमेंट आती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट आती है 20 फरवरी 1969 को, ये आप नोट कर सकते हैं, 20th of February 1969। द कोर्ट फाउंड द एब्सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल एलिमेंट। बहुत अच्छी लाइन है, ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है वैसे तो। द कोर्ट फाउंड द एब्सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ सच अ न्यू रूल एंड ऑब्जर्व दैट इन सर्टेन केसेज वेयर द स्टेट्स कंसर्न अग्री टू ड्रॉ or did draw the boundaries concerned according to the principle of equidistance, there is no evidence that they so acted because they felt legally compelled to draw in such a way by reason of rule of customary law obliging them to do so। समझिए क्या बोलते हैं जज साहब, क्या बोलते हैं इसमें। देखो जज साहब कहते हैं सबसे पहले हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पे कोई भी साइकोलॉजिकल एलिमेंट मिसिंग है। आप किसी भी नए रूल को अगर लॉ बनाना चाहते हैं तो सभी पार्टीज का साइकोलॉजिकली उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात। और अगर आप कोई बाउंड्री खींचते हैं, कोई नई बाउंड्री बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वी डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं पाया, कोई एविडेंस नहीं मिला जो ये शो कर सके कि भैया सारी पार्टीज इसको मानने के लिए लीगली बाउंड है। उनका सिंपल से मतलब ये हुआ कि हमने इसे कस्टम नहीं पाया है, क्योंकि कस्टम तभी कोई चीज़ होती है वो लंबे समय से चलती हुई आए और एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट उस सोसाइटी में प्रेजेंट हो कि हाँ ये बात तो माननी ही माननी है। जैसे कस्टम क्या है, अगर आप अपनी साइड के शादी के रिवाज देखेंगे तो आपको पता है कि भाई हमारी शादी होगी तो फेरे तो होने ही होने हैं, जयमाला तो होनी ही होनी है, और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो तो होने ही होने हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर शादी में खाना पीना हो, क्योंकि बहुत सारी शादियां मंदिर में हो जाती है, वहाँ उन अरेंजमेंट के हिसाब से होगा। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, फेरे होंगे ही होंगे, जयमाला होगी, उनमें मंगलसूत्र पहनाया ही जाएगा, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं सिंदूर लगाया ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए ये हमारे कस्टम है। लेकिन आईसीजे ने यहाँ पर ऐसा कोई भी साइकोलॉजिकल एलिमेंट नहीं पाया, इसीलिए उन्होंने जर्मनी के फेवर में रूल किया कि नहीं, इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल जर्मनी पे बाइंडिंग नहीं है, एंड इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल इज नॉट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने क्लियरली बोला ये कोई भी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये भूल मत करना। स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू अराइव एट एन इक्विटेबल सॉल्यूशन, और उन्हें सजेस्ट किया तीनों देशों को कि भाई किसी इक्विटेबल सॉल्यूशन पे आओ, ताकि इस जो भी ये तुम्हारे बीच में विवाद है इसका निपटारा हो सके। आप नई ट्रीटी साइन करो, कुछ भी साइन करो, लेकिन ये कस्टम नहीं है, जर्मनी पे बाइंडिंग नहीं है। इक्विटी डज नॉट ऑलवेज मीन्स इक्वल, इट मीन्स फेयर। बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे रिलेट करेंगे हमारे देश के रिजर्वेशन को। तो हम जैसे कभी कभार बोलते हैं, बातचीत करते हैं कि यार रिजर्वेशन देश में नहीं होना चाहिए, और ये क्यों है। अगर दो लोग हैं, ठीक है, एक को आपको रिजर्वेशन दे के कॉलेज में पहुंचाना है, एक को विदाउट रिजर्वेशन है तो वो कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है ना। तो ये रिजर्वेशन क्यों है, पर रिजर्वेशन पता क्या होता है, रिजर्वेशन भी इक्विटेबल प्रिंसिपल की तरह नहीं है कि आप सबको इक्वली देख रहे हो, नहीं, आप वो देखोगे इक्विटी अमंग इक्वल्स, मतलब जो इक्वल हैं उनके बीच में देखो कि इक्वालिटी है कि नहीं। आप तभी तो उनको कास्ट के बेसिस पे या फिर आप बोले मॉनेटरी बेसिस पे, इनकम बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कि भाई एक इनकम ग्रुप के लोगों को देखो, इनके बीच में तो नहीं हो रहा कुछ भेदभाव। अगर आप अलग अलग इनकम ग्रुप के लोगों को देखोगे तब तो आपको दिखेगा ही कि भाई तभी तो रिजर्वेशन दिया जाता है
कि जो कम इनकम वाले हैं उनको ऊपर पहुंचाए। इसीलिए आईसीजे ने भी यहाँ पे यही बोला कि इक्विटी डज नॉट ऑलवेज मीन्स इक्वल। अगर आप इक्विटी देख रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि इक्वल होगा सबके बीच में, नहीं, इसका मतलब हमेशा होता है फेयर होना चाहिए चीज़ें। फेयर मतलब किसी के साथ अगर भेदभाव हो भी रहा है लेकिन उनको हम सेम प्लेटफॉर्म पे ले आ रहे हैं बाद में, ठीक है। अब ये हो गया आईसीजे का जजमेंट की हाइलाइट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि लीगल प्रिंसिपल इस केस से क्या स्टैब्लिश होता है, ठीक है। यहां से 2 पॉइंट्स आप लेकर जाएंगे। कस्टमर इंटरनेशनल लॉ मस्ट शो, अगर किसी भी इंटरनेशनल लॉ को एक कस्टमर इंटरनेशनल लॉ बनना है, मतलब उसको कस्टम बनना है बेसिकली, सबसे पहले होना चाहिए वाइड स्प्रेड एंड कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस। बहुत मतलब वाइड स्प्रेड होनी चाहिए एक तो, और कंसिस्टेंटली स्टेट उसे प्रैक्टिस कर रहे हो उस रूल को, इसीलिए हम उसे बोलेंगे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। और इसी के साथ साथ ये यहाँ पे और नहीं है, एंड है, ओपिनियो जूरिस, सेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन भी उसमें होना चाहिए। आप इतने टाइम से उसे यूज़ कर रहे हो कि आपने उसको प्रैक्टिस ही बना दिया अपना। सेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन आ चुकी है कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना ये काम अधूरा रह जाएगा। जैसे हमें पता है जयमाला तो करनी ही पड़ेगी, फेरे तो करने ही पड़ेंगे, इसके काम, इसके बिना जो काम है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए किसी भी लॉ को कस्टम बनाने के लिए। तो अगर कस्टम से रिलेटेड कोई भी इंटरनेशनल लॉ का कोई भी क्वेश्चन आता है, केस लॉ पूछा जाता है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इक्विटेबल प्रिंसिपल्स टेक प्रेसिडेंस, हमेशा इसको प्रेसिडेंस दी जाएगी इक्विटेबल प्रिंसिपल को ओवर रिजिड मेथड्स इफ फेयरनेस डिमांड्स इट। जो वो मैंने रिजर्वेशन का बताया वही उसी से रिलेटेड है इस चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से 2 चीज़ें स्टैब्लिश हुई है। अब इसके कंक्लूजन समझते हैं इस केस का क्या है। पहले इसका इंपैक्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल लॉ में इसका इंपैक्ट क्या है। दिस केस बिकम्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री डीलिमिटेशन लॉ। कहीं पे मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर केस पूछेंगे, आप इसे मेंशन करोगे। कस्टम को रिलेटेड पूछोगे, आप इसे मेंशन करोगे। इन्फ्लुएंस यूएन क्लॉज, जिसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, स्पेशली आर्टिकल 83 को इसने इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, कि कैसे कस्टम बनते हैं। अफर्म दैट ट्रीटी रूल्स डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम्स कस्टमरी लॉ, ठीक है ना। ट्रीटी अगर आपने कोई करी है, आप ये मत सोच लेना कि हम तो 50 साल से ट्रीटी करके बैठे हैं तो ये जो भी ट्रीटी में लिखा है सब कस्टम बन गया। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें इस केस में हेल्ड होती है, इस केस से निकलती हैं, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं लास्ट में इसका कंक्लूजन सिर्फ ये है, द आईसीजे एम्फेसाइज फेयरनेस, मतलब इक्विटी को उन्होंने एम्फेसाइज किया ओवर मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। आप रूल बना दोगे, उन्हें अप्लाई करोगे, लेकिन हम जो कोर्ट में बैठे हैं हम इसे क्या देखेंगे, एज एन फेयरनेस प्रिंसिपल की तरह हम उसे जज करेंगे कि ये फेयर है कि नहीं है, ऑफ रूल्स इन ड्राइंग मैरीटाइम बाउंड्रीज, ठीक है। अब इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैंने पूरा बोल्ड करके लिखी है कि इक्वल ट्रीटमेंट्स ऑफ अनइक्वल सिचुएशंस इज नॉट इक्विटी। जो मैं तब से समझा रहा हूँ रिजर्वेशन को लेकर कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल सिचुएशन इज नॉट इक्विटी। अब अनइक्वल सिचुएशन को या लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देके उसे इक्विटी नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। आपको इक्वल ट्रीटमेंट अमंग इक्वल्स देना पड़ेगा, इसीलिए होगा। तो समझे आप ये लाइन, नहीं समझे तो आप इसको फिर से पढ़ो, आप समझ जाओगे 2-3 बार में। तो इसका बहुत अच्छा कंक्लूजन है। तो ये है पूरा केस, ठीक है। अब मैंने आपको पूरा केस लॉ समझा दिया है, अब आपके ऊपर है, आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, जो भी करते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है, मैंने अपना काम कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।